हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुलाब सिंह हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने जो बायोलॉजी में सेल वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, इसमें चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कल हमने देखा था गोल्जिकाए और लाइसोसोम के बारे में। तो साथियों, कोशिका की जो आत्मघाती थैली होती है वो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेस को सब्सक्राइब करें। उसमें आपको विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पर। ठीक है, आज हमारी जो चर्चा होगी वो किस पे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया पर। सबसे पहले इसकी बात करें खोजकर्ता। किसकी बात कर रहे हैं? खोजकर्ता की। तो इसकी खोज करता थे कोलिकर प्लस अल्टमान, दो ने इसकी खोज की थी। तो साथियों, कोलिकर ने इसकी जो खोज की थी, कोलिकर ने इसकी खोज जंतुओं की किस में की थी? पेशीय कोशिकाओं में की थी और सार्कोसोम नाम दिया था। जबकि अल्टमान ने पादप कोशिका में की थी और बायोप्लास्ट नाम दिया था। ठीक है, लेकिन इसका जो नाम है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, ये सी बेंडा ने दिया था। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है अक्सर कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता कौन थे। या तो दोनों ऑप्शन में मिलेंगे या फिर इन दोनों में से एक ऑप्शन में मिलेगा। नाम की बात करें तो साथियों, सी बेंडा ने इसका नाम दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को हम बनाने की कोशिश करते हैं। साथियों, एग्जैक्ट संरचना के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर उस पर दिया हुआ है। यहाँ पे संरचना हो सकता है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, वो आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है साथियों, तो अब हम संरचना देखें अगर इसकी, तो कुछ इस तरह से होती है। आप भी साथ साथ बनाने की कोशिश करें। ठीक है साथियों, इस तरह से साथ साथ बनाने की कोशिश करें। प्रॉपर नहीं बन पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके साथियों चीज़ें याद होनी चाहिए। क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, एक एक के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएंगे राइबोसोम। ठीक है, इसके बाद में ठीक है डीएनए। तो साथियों, इस तरह से हमने कुछ इसकी संरचना को बनाने की आपके सामने कोशिश की है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बनाइए, साथ में ही माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। ठीक है, फिर इसके आपको पार्ट्स बताते हैं, कौन से पार्ट्स को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, जो ये होता है इनको बोलते हैं राइबोसोम। क्या कहा जाता है? राइबोसोम। अगर इसकी बात करें, ये होती है क्रिस्टी। बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है क्रिस्टी का संबंध किससे है? माइटोकॉन्ड्रिया से। ये आपको जैसे दिख रहा है डीएनए, इसको क्या बोला जाता है? डीएनए। ये होती है इसकी बाहरी झिल्ली। ठीक है, इसके बाद में साथियों इसमें बात करते हैं आंतरिक झिल्ली। ठीक है, और यहाँ पे होती है क्रिस्टी, सॉरी मैट्रिक्स, यहाँ पर मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमने इसकी लगभग आकृति को बनाने का, संरचना को बनाने की कोशिश की। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं प्यारे साथियों। अगर आपसे संरचना टेढ़ी मेढ़ी बरते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसके बारे में चीज़ें हैं वो आपको पूरी कंप्लीट याद होनी चाहिए। आपसे अगर एग्जाम में डायग्राम भी पूछ लिया जाता है, डायग्राम देके उसके पार्ट्स कहाँ कहाँ पे, इसका क्या क्या है नाम, वो आपको मैंने अभी बता दिया है साथियों।
अब हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, पॉइंट्स आप देखेंगे। तो सबसे पहले साथियों हमने इसके बारे में आपको बताया कोलिकर और अल्टमान, दो इसके खोजकर्ता हैं कोलिकर और अल्टमान। तो साथियों कोलिकर ने किस में खोज की थी, क्या नाम दिया था, वो आप देखेंगे। कोलिकर ने क्या किया था साथियों, जंतुओं की पेशीय कोशिकाओं में खोज की। कोलिकर ने जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज जंतुओं की पेशीय कोशिकाओं में की, और नाम क्या दिया साथियों, और नाम दिया सार्कोसोम। क्या नाम दिया, सार्कोसोम। लेकिन अगर बात करें अल्टमान की, तो इसने जो खोज की थी पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिका में इसने नाम क्या दिया प्यारे साथियों, बायोप्लास्ट। ठीक है, इसके बाद में आए सीबेंडा। ठीक है, इसने इसका नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये हमने इनके खोज के बारे में देखा कि कोलिकर ने जंतुओं की पेशीय कोशिकाओं के रूप में की थी, नाम क्या दिया, सार्कोसोम। लेकिन अल्टमान ने पादप कोशिका में दी, नाम क्या दिया, बायोप्लास्ट। सीबेंडा ने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कैसा कोशिकांग होता है, एकल झिल्ली या झिल्ली रहित या दोहरी झिल्ली। तो साथियों हमने आपको जब कोशिकांग बताया था तो उसमें आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है लवक होता है, केंद्रक होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है साथियों वो तो होती है पारगम्य, लेकिन जो आंतरिक झिल्ली होती है ये कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, बाहरी झिल्ली पारगम्य होती है और जो आंतरिक झिल्ली होती है अर्धपारगम्य नहीं, सॉरी, चयनात्मक पारगम्य होती है। कैसी, चयनात्मक पारगम्य होती है। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है, इसलिए इसे अर्धस्वायत्त साथी कहा जाता है। तो ये आप चीजें लिखेंगे, एक एक चीज को आपको ध्यान रखना है साथियों, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और लगभग ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर जनरल साइंस साथियों और माइटोकॉन्ड्रिया से एक प्रश्न भी नहीं आए। इससे संभावना पूरी होती है साथियों। ये जो मैंने अभी आपको इसकी संरचना में क्रिस्टी बताया था, ये रीट में पूछा हुआ था पिछली बार, जो इससे पहले वाली रीट हुई थी उसमें पूछा हुआ था कि क्रिस्टी का संबंध किससे होता है साथियों। तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें क्या सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया सही हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आप लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो ये है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अरे कैसा कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, इसकी किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। आपको बताया था बाहरी झिल्ली पारगम्य होती है। कैसी होती है, बाहरी झिल्ली पारगम्य, व आंतरिक झिल्ली चयनात्मक पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य होती है। ठीक है साथियों, तो क्या बातें हुई अपनी कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है नंबर 1। दूसरी हुई इसकी बाहरी झिल्ली तो पारगम्य होती है, आंतरिक झिल्ली कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है इस पर क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहा जाते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है
इस पे साथियों क्या पाए जाते हैं, उभार, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी पर कुछ कण पाए जाते हैं जिन्हें F1 कण कहा जाता है। F1 कणों को क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं साथियों। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो ऑक्सीसोम होती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आप लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर कुछ उभार पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है। तो ये आप लिखेंगे, इसकी आंतरिक झिल्ली, क्या लिखेंगे, इसके आंतरिक झिल्ली पर कुछ उभार पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, आंतरिक झिल्ली पर कुछ उभार पाए जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इन क्रिस्टी पर कुछ कण पाए जाते हैं, इन क्रिस्टी पर कुछ कण पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, F1 कण कहते हैं, जिन्हें हम F1 कण कहते हैं। इन कणों को क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम। F1 कण को इन्हें ऑक्सीसोम कहा जाता है। और साथियों मैंने आपको बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, ऑक्सीसोम होती है। तो ये आप अगले पॉइंट्स में लिखेंगे कि ऑक्सीसोम को माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्या लिखेंगे, ऑक्सीसोम को इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई साथियों किसे कहा जाता है, तो ये आपको बताया, ऑक्सीसोम को कहा जाता है। और इन जो F1 कण होते हैं वो किसे कहते हैं, आंतरिक झिल्ली पर कुछ उभार पाए जाते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। इन क्रिस्टी पर कुछ कण पाए जाते हैं जिन्हें F1 कण कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। और ऑक्सीसोम को इसकी चयनात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि F1 कणों में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र तथा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये आप लिखेंगे अगले पॉइंट्स में। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको अच्छे से समझ आया होगा। किसने इसकी खोज की थी, कैसा ये कोशिकांग है, क्या इसमें पाए जाते हैं, क्रिस्टी क्या होता है, F1 कण क्या होते हैं, इन सब के बारे में अपन बात कर चुके हैं। अब अगले इसमें जो लाइन लिखेंगे वो लिखेंगे F1 कणों में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। क्या लिखेंगे, जो हमारे F1 कण हैं, F1 कणों में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ETS, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। क्या F1 कणों में ETS, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र तथा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, क्या देखा, जो हमारे F1 कण होते हैं इनमें ETS, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र तथा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का DNA पाया जाता है। तो ये आप लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का DNA पाया जाता है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है।
कैसा कोशिकांग है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग मैंने आपको 3 ही बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लवक। ठीक है साथियों, तो इसमें लिखेंगे कि इसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है, इसमें स्वयं का डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, स्वयं का डीएनए पाया जाता है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। स्वयं का डीएनए पाया जाता है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम कौन से प्रकार के होते हैं? 70S। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जब हम राइबोसोम के बारे में बात करेंगे तो 70S के बारे में आपको बता दिया जाएगा। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने 2 पॉइंट जाना कि इसमें स्वयं का डीएनए होता है और राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसलिए इसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता पाई जाएगी जब राइबोसोम पाया जा रहा है। तो इसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें किसकी क्षमता पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है। वर्तमान में पेशीय कोशिकाओं में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहा जाता है। वर्तमान में पेशीय कोशिकाओं में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्कोसोम। तो ये आप लिखेंगे कि वर्तमान में पाए जाने वाले पेशीय कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया है, उसे सार्कोसोम कहते हैं। तो आप अगला पॉइंट्स बना के लिखेंगे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ही चल रहा है। वर्तमान में पेशीय कोशिकाओं में पाए जाने वाले पेशीय कोशिकाओं में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहा जाता है। क्या कहते हैं? सार्कोसोम कहा जाता है। तो वर्तमान में जो पेशीय कोशिकाएं हैं उनमें पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहा जाता है। इसमें क्रेब्स चक्र, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र और एटीएस चक्र के दौरान एटीपी का निर्माण होता है। तो ये भी लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से चक्र? क्रेब्स चक्र व एटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र के दौरान, क्रेब्स चक्र एटीएस चक्र के दौरान एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो आपको क्या याद रखनी है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के दौरान एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, के दौरान एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये आपको हमेशा याद रखना है साथियों, बहुत बार पूछा हुआ है कि कोशिका का शक्ति गृह, इसलिए इसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। द पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो साथियों, इस तरह से हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद में इससे अगला जो हम लेंगे कोशिकांग, वो कल की क्लास में लेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए साथियों आप हमारे YouTube चैनल OJ क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।